नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ और खनिज संसाधनों के बारे में, जो कि हैं प्रमुख ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। कुछ थोड़े से ऊर्जा संसाधनों के बारे में आज करेंगे, कुछ थोड़े से के बारे में कल के लेक्चर में करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परमाणु खनिज के बारे में आज के लेक्चर में, कि परमाणु खनिज जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एक है यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट, ये सब है परमाणु खनिज। तो इनके बारे में जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यूरेनियम के बारे में, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? धारवाड़ और जो आर्कियन श्रेणी की जो पेग्मेटाइट और मोनोजाइट बालू है, उनमें से हमें ये प्राप्त होता है। जैसे कि पेग्मेटाइट, मोनोजाइट बालू, साथ साथ चेरालाइट जो है, उनमें से हमें यूरेनियम की प्राप्ति हो जाती है। और इसके अगर हम प्रमुख अयस्क देख लें तो पिंच ब्लेड, सोमरस्कॉट और थोरियोनाइट, ये आपको थोड़े से अयस्क याद रख लेने हैं। थोड़े से अजीब से हैं, पर क्या करें, यूपीएससी पूछ लेती है अजीब अजीब से अयस्क। तो पिंच ब्लेड, सोमरस्कॉट आपको याद रह जाएगा, और थोरियोनाइट भी याद रह जाएगा। थोरियम, यूरेनियम, तो थोरियोनाइट इसका एक अयस्क है। अगर भारत देखें तो पूरे विश्व में जितना भी यूरेनियम उत्पादन होता है, उस यूरेनियम उत्पादन में मात्र 2% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है भारत, यानी कि इंडिया। अगर भारत में देखा जाए कहाँ इसका उत्पादन होता है, यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो झारखंड में मिलता है। झारखंड का जो जादूगोड़ा है, भाटिन है, नखा है, केरवा डूंगरी है। फिर राजस्थान में मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी यूरेनियम के कुछ स्रोत हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर अगर हम देखें कि थोरियम कहाँ पर मिलता है, तो थोरियम हमें मोनोजाइट रेत से प्राप्त, रेत जो होती है उससे प्राप्त होता है। और ये मोनोजाइट रेत कहाँ पर? तो केरल के तट पर, केरल के तट पर मोनोजाइट जो रेत है वहाँ से प्राप्त होता है हमें थोरियम। और एक चीज़ और याद रखना, यूपीएससी 2023 के क्वेश्चन पेपर में ही ये सेंटेंस बना था मोनोजाइट रेत के बारे में और थोरियम के बारे में, है ना। तो मोनोजाइट रेत जो है वो केरल के तटवर्ती भागों में हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ इसके अलावा ये तमिलनाडु, झारखंड, राजस्थान में भी पाया जाता है थोरियम। तो स्टेटमेंट ऐसा ही बन गया था कि जो थोरियम जो है वो सिर्फ केरल में ही पाया जाता है, तो नहीं, ये राजस्थान में भी पाया जाता है, झारखंड में भी पाया जाता है, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। और केरल के तट पर जो मोनोजाइट बालू है, उस बालू में भी थोरियम हमें देखने को मिल जाता है। और 10% इसमें थोरिया होता है और 0.3% तक यूरेनियम होता है, जो मोनोजाइट बालू होती है इसमें। और अगर हम यहाँ पर देख लें डिपॉजिट कहाँ हैं, तो ये देखिए, ये जो मेरे पेन के कलर में जो आपको दिखाया गया है वो आपको यूरेनियम के डिपॉजिट है, जो कि देखिए आपको यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में आपको दिखाया गया है। ये थोड़ा सा कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। ये नॉर्थ दिल्ली बेल्ट में आपको दिखाया गया है, ये नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा है। और ये सिंहभूम वाला जो सचर जोन है, वहाँ पर भी थोरियम हमें प्राप्त हो जाता है। सॉरी, माफ कीजिए, यूरेनियम। थोरियम देखा जाए तो ये जो केरल के तट पर देखिए ये मोनोजाइट बालू है, वहाँ से हमें थोरियम प्राप्त हो जाती है। फिर जो ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ से ये हमें यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ से भी इसकी प्राप्ति हो जाती है थोरियम की। तो चलिए आगे चल लेते हैं। उसके बाद में देखिए, और थोरियम के मामले में भारत खूब बड़ा उसका उत्पादक भी माना जाता है ना। यानी कि विश्व में सबसे बड़ा थोरियम का उत्पादक ही कौन है? भारत है। ये आपको याद रखना है, विश्व में सबसे बड़ा थोरियम का उत्पादक कौन है? भारत है। जबकि यूरेनियम हम सिर्फ मात्र 2% उत्पादन करते हैं पूरे वर्ल्ड का। उसके बाद बेरिलियम देख लेते हैं। तो कल को आ जाए कि इनमें से कौन कौन से परमाणु संसाधन हैं। तो बेरिलियम जो है वो भी एक परमाणु संसाधन माना जाता है, परमाणु खनिज है। तो ये बेरिल नाम की एक खनिज से प्राप्त होता है बेरिलियम। और ये भारत में कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है बेरिलियम। इसका सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग किया जाता है मिश्र धातु बनाने में, है ना। मिश्र धातु मतलब दो या दो से अधिक जो धातुएं मिलाकर बना लेते हैं ना, वो मिश्र धातु हो जाती है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बेरिलियम का। उसके बाद इल्मेनाइट के बारे में देख लेते हैं। इल्मेनाइट जो है वो केरल की बालू में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इल्मेनाइट। तो केरल की बालू में थोरियम भी पाया जा रहा था और इल्मेनाइट भी पाया जा रहा है केरल की बालू में। अगला देख लेते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखिए, ये कायांतरित शैलों से हमें प्राप्त होता है और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है ना। और ये ग्रेफाइट देखिए कार्बन का एक प्रतिरूप है, कार्बन का प्रतिरूप है ग्रेफाइट। और ये बहुत हार्ड मटेरियल होता है ग्रेफाइट, बहुत काम देखिए पेंसिल में जो होता है ना, ये ग्रेफाइट ही होता है ना। ये ग्रेफाइट के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है।
छोटी छोटी जानकारी है, आपको लगेगा सर क्या ऐसे बच्चों के जैसे जानकारी आप दे रहे हो, पर यही एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि गलती यही होती है। उसके बाद में ऊर्जा संसाधनों की हम बात कर लेते हैं। तो ऊर्जा संसाधनों में आज हम देखेंगे कोयले के बारे में और फिर एक पेट्रोलियम के बारे में, यानी कि खनिज तेल के बारे में आगे देखेंगे। कोयले के बारे में हम देख लेते हैं। तो कोयला क्या होता है भाई, एक ज्वलनशील जैविक ईंधन होता है ये, ठीक है। और देश में विकसित ऊर्जा संसाधनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोयला। ऊर्जा संसाधनों में अपने पास सबसे ज्यादा क्या है, कोयला ही है ना। कोयला वास्तव में आधुनिक भौतिक सभ्यता का प्रमुख संसाधन भी माना जाता है। भारत में कोयला उत्पादक राज्य कौन से हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कोयला उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है झारखंड में। भारत में दो प्रकार के कोयले मिलते हैं, एक तो गोंडवाना काल का और एक टर्शियरी युग का। तो गोंडवाना युग और टर्शियरी युग के कोयले भारत में मिलते हैं। तो दो प्रकार के कोयले मिलते हैं। स्टेटमेंट यहाँ से भी बन सकता है कि भारत में मात्र एक प्रकार का कोयला मिलता है गोंडवाना टाइप का, तो नहीं, गोंडवाना और टर्शियरी दो प्रकार के मिलते हैं, 10 प्रकार के नहीं मिलते हैं। अब देख लेते हैं गोंडवाना काल का कोयला कहाँ पाया जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत में ये गोंडवाना युग का कोयला पाया जाएगा। और गोंडवाना लैंड का ही तो भाग हुआ करता था, प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का ही तो भाग हुआ करता था, जब मैंने आपको बताया था पेंजिया पेंथलासा वाला, है ना। ठीक है साहब। अब देखिए भारत का जो लगभग 98% कोयला जो है ना, वो कोयला इसी गोंडवाना युग के काल से ही संबंधित है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का अधिकतर या अधिकांश कोयला जो है वो टर्शियरी युग से संबंधित है, तो गलत। टर्शियरी युग का कोयला बहुत बढ़िया होता है। गोंडवाना युग का कोयला जो है भारत में 98% तक गोंडवाना युग का कोयला ही भारत में पाया जाता है। और इसका प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल में हो गया, झरिया हो गया, गिरिडीह, बोकारो, कर्णपुरा ये झारखंड में हो गया, सिंगरौली माफ कीजिए रानीगंज क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में है, झरिया, गिरिडीह, बोकारो और कर्णपुर झारखंड में है, सिंगरौली, कोरबा, तलचर, रामपुर, बंदेज, सिंगरेनी ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं टर्शियरी युग का कोयला। इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक निर्मित जो भी चट्टानें हैं उनमें टर्शियरी युग का कोयला पाया जाता है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेगी, उनके समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं है। इयोसीन, प्लायोसीन ये वहाँ के तक के कोयलों में जो चट्टानें उनमें पाया जाता है टर्शियरी युग का कोयला। और अपने यहाँ गोंडवाना युग का कोयला पाया जाता है 98% तक, ठीक है साहब। इस युग का कोयला मुख्य रूप से हिमालय प्रदेश में मिलता है। तो टर्शियरी युग का जो कोयला होता है ये सबसे उत्तम कोटि का होता है। तो एंथ्रासाइट, अभी हम देखेंगे कोयले के प्रकार में, तो एंथ्रासाइट कोयला जो है अपने हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है मुख्यतः। और ये जो एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला ये कहाँ होता है, टर्शियरी युग का कोयला ही है। तो ये भारत में कहाँ मिलता है, मुख्य रूप से हिमालय प्रदेशों में ही मिलता है। और ये लिग्नाइट प्रकार का कोयला होता है, माफ़ कीजिएगा ये तो हमने एंथ्रासाइट देख लिया। ये लिग्नाइट प्रकार का कोयला होता है टर्शियरी युग का कोयला, जो ताप विद्युत कृत्रिम तेल बनाने के लिए काम में आता है। कृत्रिम तेल बना लो इससे, या ताप विद्युत उत्पन्न करने के लिए काम में आता है। और इसके प्रमुख भंडार देखिए अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, गुजरात के कच्छ में, केरल में, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में, तमिलनाडु में, सिक्किम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है टर्शियरी युगीन कोयला, ठीक है साहब। अब देखिए भारत का जो कोयला है वो गैर कोकिंग कोयला है। गैर कोकिंग कोयला का इस्तेमाल देखिए जलाकर, एक तो भाप बनाकर बिजली बनाने के लिए किया जाता है, एक इसका इस्तेमाल किया जाता है कोकिंग कोयले के रूप में, यानी कि इसको जलाया जाएगा और फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट वगैरह बनाने में। तो भारत का जो कोयला है वो गैर कोकिंग कोयला, यानी कोकिंग कोयला नहीं है भारत का कोयला, ये हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा यूपीएससी ने एक बार स्टेटमेंट बना दिया कि भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयले का भंडार होने के बावजूद भी हम कोयले का आयात क्यों करते हैं, क्योंकि भारत का कोयला एक तो गैर कोकिंग कोयला है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें राख जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और सल्फर का अंश जो है इसमें कम पाया जाता है, सल्फर का अंश ज़्यादा होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। और टर्शियरी युग का जो कोयला होता है उसमें कम राख होती है ना, और सल्फर भी उसमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो टर्शियरी युग का कोयला जो है वो बढ़िया होता है, परंतु अपने यहाँ तो गोंडवाना युग का कोयला ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ से देखिए 2013 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, और यूपीएससी हर एक दो साल में क्वेश्चन पूछती ही रहती है कोयले से रिलेटेड। तो मैं कह रहा हूँ यूपीएससी का आप पेपर उठा के देखो, मुझे तो लग रहा है हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इसमें। तो देखिए निम्न में से कौन से भारतीय कोयले के लक्षण हैं। अब आपको लगेगा कितना ईजी है ये, एग्जाम में बैठ के देखोगे तब पता लगेगा। उच्च भस्म अंश, निम्न सल्फर अंश, निम्न भस्म संगलन तापमान। तो इनमें से क्या है, सिर्फ 1 और 2 सही है। उच्च भस्म होती है अपने में, देखिए यहाँ पर राख की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सल्फर का अंश जो है भारतीय कोयले में कम होता है ना।
इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। अब देख लेते हैं कोयले के प्रकार। तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना। याद कैसे रखोगे इनको, कौन सबसे बढ़िया होता है, कौन खराब। तो जो मैं आपको इस क्रोनोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ ना, उस पहले पढ़ाऊँगा वो सबसे बढ़िया, उसके बाद वाले खराब। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया, बिटुमिनस उससे खराब, फिर लिग्नाइट और फिर पीट। तो ABCD में जब हम देखते हैं तो इसी प्रकार से तो आते हैं, तो जो बाद में आएगा वो खराब, जो पहले आएगा A पहले आता तो ये सही है, B उसके बाद तो ये इससे खराब है, लिग्नाइट B से थोड़ा ज़्यादा खराब है, और पीट तो सबसे घटिया कोयला है ना। तो बस एंथ्रासाइट कोयला जो है ये सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है, और इसमें जल की मात्रा मात्र 2 से 6% तक की होती है, यानी इसमें आप नमी की मात्रा अगर आप देखो तो 2 से 6% तक की होती है, और कार्बन की मात्रा इसमें 80 से 90% तक होती है। ये जलते समय धुआं बिल्कुल नहीं रहता, और इसमें ऊष्मा की मात्रा भी अधिक होती है, और जब ये जलता है तो लौ इसकी नीले रंग की होती है, और नीले रंग की लौ मतलब अब ये ज़्यादा मात्रा में आपको ऊष्मा दे रहा है। ये जो आप देख सकते हो ना, इस प्रकार से बड़ा चमकता हुआ हीरे जैसा है एंथ्रासाइट कोल, और एक काला होता है ना। और ये सारे फीचर्स इसमें याद रखनी है आपको। उसके बाद में आ जाता है बिटुमिनस कोयला। ये द्वितीय कोटि का कोयला माना जाता है, और भारत के गोंडवाना चट्टानों में इसी श्रेणी का कोयला मिलता है। बिटुमिनस श्रेणी का कोयला ही भारत में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कार्बन की मात्रा देखिए इससे तो कमी होती है, 75 से लेकर 80% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है, और वाष्प की मात्रा देखिए इसमें 25 से लेकर 30% तक होती है। जल और वाष्प की मात्रा जो है, यानी कि नमी की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है बिटुमिनस में। उसके बाद में आ जाता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला देखिए भूरा कोयला होता है, ये जो है ना ये लिग्नाइट ही है, ये लिग्नाइट कोयला। तो लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला होता है, और इस कोयले में कार्बन की मात्रा 50% से भी कम पाई जाती है। जैसे एंथ्रासाइट में 90% तक थी, उसमें 70% तक पाई जाती थी, 60 से 70%, 75% तक, और लिग्नाइट में तो देखिए 50% से भी कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, और इसमें जल की मात्रा तो 50% से ज़्यादा, यानी 30 से 55% तक पाई जाती है। और कोयला अच्छे किस्म का ये बिल्कुल नहीं होता लिग्नाइट कोयला, और कार्बन की मात्रा कम होने के कारण ये भूरा दिखाई देता है। देखिए कार्बन कम इसलिए भूरा दिखाई देता है, और ये जलते समय खूब मात्रा में धुआं देता है। और लिग्नाइट भी भारत में पाया जाता है। 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। देखिए UPSC इस प्रकार के क्वेश्चन भी बना देती है कि भारत में सभी प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। हाँ, पाए जाते हैं। भारत में सिर्फ एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो गलत। अधिकतर हमारे यहाँ बिटुमिनस पाया जाता है, एंथ्रासाइट तो सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में पाया जाता है थोड़ा सा। फिर देख लेते हैं पीट के बारे में। ये कोयले का प्रारंभिक स्वरूप ही है, यानी कि जब कोयला बनना शुरू होता है ना, वही शुरुआती काल में ही से पीट कोयला कहा जाता है, वही कोयला है ये जली हुई लकड़ी के रूप में ही हमें मिलता है, और इस कोयले में आर्द्रता की मात्रा 80% तक होती है। खाक जलाओगे 80% तक तो पानी ही है इसमें, और इसका मुख्यतः उपयोग जलाने के लिए और खाद बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कोई आप कहो कि जो वहाँ पर ताप संयंत्र है वहाँ पर काम आ जाए, तो वहाँ पर ये काम नहीं आएंगे। अब देख लेते हैं कोयले का वितरण कहाँ कहाँ पर भारत में है। तो कोयले का वितरण देखिए भारत में झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, देवगढ़, राजमहल, औरंगा, हुनार, डाल्टनगंज, है ना, ये झारखंड में हो गया। पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, वर्धमान है, वहाँ पर है। वीरभूम, ओडिशा में देखा जाए तो ढेंकानल, संबलपुर, लालचीर। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो सरगुजा के तातापानी, रामकेला, चिरमिरी, बिलासपुर, सोनहट, कोरियागढ़, रामपुर में हो गया, बिलासपुर के कोरबा में हो गया, है ना। इस प्रकार से ये पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी क्षेत्र है वहाँ पर, और मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, वहाँ पर भी पाया जाता है कोयला, ठीक है। महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है वहाँ पर भी ये कोयला पाया जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखिए झरिया, बोकारो, सिंगरौली, ये मध्य प्रदेश में है। सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में है, दोनों याद रखना। सिंगरौली मध्य प्रदेश में, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में। पेंच और कान्हा जो है वहाँ पर पाया जाता है। तलचर है, यहाँ पर देखिए लिग्नाइट पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला का जमाव तमिलनाडु के दक्षिणी अर्काट जिले के नेवेली क्षेत्र में मुख्य रूप से मिलता है। तो देखिए ये है तमिलनाडु का, यहाँ पर लिग्नाइट कोयला मिलता है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में भी लिग्नाइट कोयला मिलता है। राजस्थान, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल में भी कोयला, ये जो है लिग्नाइट कोयला देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं खनिज तेल, है ना, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। खनिज तेल जो होता है ये पूरा एक आप कहो तो पृथ्वी से जो निकलने वाला हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण है, तभी तो इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोकार्बन इसे कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन का ये मिश्रण होता है। ये रंग इसका हरा भी हो सकता है, भूरा, पीला, तरल, गाढ़ा होता है। मोम की तरह ये ठोस और गैसीय रूप में पाया
जाता है और इसमें विभिन्न मात्रा में गंधकीय तत्वों की अशुद्धियां भी मिली हुई होती है। कार्बनिक सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो खनिज तेल का निर्माण वनस्पतियों और जीव जंतुओं के सड़ने गलने से हुई है। तो जहाँ जहाँ पर आपको खनिज तेल मिल रहा है इसका मतलब है वहाँ पर कभी ना कभी मरीन सेडिमेंट रहे हैं, मरीन सेडिमेंट है ना, यानी कि वहाँ पर कभी ना कभी समंदर हुआ करता था, इसलिए वहाँ पर आपको ये खनिज तेल, वनस्पति तेल नहीं सॉरी खनिज तेल जो है वो मिला होगा। भूगर्भिक दृष्टि से खनिज तेल का संबंध जो है वो टर्शियरी युग की जलद चट्टानों से, देखिए जलद चट्टानें आ रही है ना, तो जलद चट्टानों से है, मतलब वहाँ पर कभी ना कभी ओशन जो है उसके अवशेष रहे होंगे। भारत में 1956 में ओएनजीसी का गठन कर दिया जाता है, ओएनजीसी का गठन कर दिया जाता है। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है, वसंत कुंज में, वसंत कुंज में है। और अभी मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वसंत कुंज के पास से ही कर रहा हूँ, मेहरौली से, ठीक है। 1860 में आसाम में रेलवे ट्रेडिंग कंपनी होती है मार्घरिटा रेल की पटरियां बिछाई जा रही होती है वहाँ पर। उसी टाइम में आसाम के डिगबोई क्षेत्र में खनिज तेल का पता लगता है कि भैया ये देखिए आसाम का डिगबोई क्षेत्र कि यहाँ पर खनिज तेल है, पता लगता है इन लोगों को। और इसका वास्तविक उत्पादन फिर शुरू किया जाता है 1890 में डिगबोई में, ये देखिए डिगबोई आसाम में। तो वास्तविक उत्पादन इसका 1890 में शुरू किया जाता है, परंतु 1860 में ही इसकी खोज तो हो जाती है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 1953 ईस्वी में नाहरकटिया में, देखिए ये नाहरकटिया, यहाँ पर नाहरकटिया में से तेल निकालना प्रारंभ कर दिया जाता है, ठीक है। नाहरकटिया से 1953 में तेल निकालना शुरू कर दिया जाता है और डिगबोई से तो 1890 में ही शुरू कर दिया जाता है, अंग्रेजों के काल में ही, ठीक है। भारत में अगर हम देखें खनिज तेल जो है वो कहाँ कहाँ पर इसका वितरण है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो 1960 ईस्वी तक केवल असम राज्य से ही प्राप्त होता था। तो ये डिगबोई, नाहरकाटा, ये वाला क्षेत्र यहीं से प्राप्त हुआ करता था। परंतु 1975 ईस्वी तक भारत में फिर देखिए स्थलीय भागों से ही तेल निकाला जाता था 1975 तक, यानी कि ये जो मुंबई हाई बसीन वाला क्षेत्र है, आलिया बेट वाला क्षेत्र है, यहाँ से तेल नहीं निकाला जाता था, है ना। ये तो अब तटीय क्षेत्र हैं, तो पहले सिर्फ स्थलीय भागों से तेल निकाला जाता था 1975 ईस्वी तक, ठीक है साहब। और 1960 तक तो केवल असम राज्य से ही प्राप्त होता था। किंतु 1976 में अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में बॉम्बे, ये जो बॉम्बे हाई है ना, ये देखिए बॉम्बे हाई, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये आपको पता ही है। यहाँ से अरब सागर से बॉम्बे हाई जो है ना, यहाँ से तेल निकालना शुरू कर दिया जाता है 1976 के बाद में। और देश का कुल उत्पादन होता है उसका लगभग 58% जो है वो तो उत्पादन कहाँ से, मुंबई हाई या बॉम्बे हाई से ही इसका उत्पादन किया जाता है। अब देखिए कि भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर तेल जो है वो पाया जाता है। तो 4 मुख्य क्षेत्र हैं, एक नॉर्थ ईस्ट है, एक पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला, एक है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र ये वाला, और एक है दक्षिणी क्षेत्र मतलब ये वाला, यहाँ पर कृष्णा गोदावरी बेसिन वाला, केजी बेसिन जो है, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखें डिगबोई हो गया, नाहरकटिया हो गया, मोरान हुगरी जिन हो गया, सुरमा घाटी का क्षेत्र तेल क्षेत्र हो गया, रुद्र सागर लकवा क्षेत्र हो गया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट में तेल। देखिए ये एक एक चीज़ आपको याद रखनी है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जो ऑयल फील्ड्स हैं उनके बारे में लिखो या क्या, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट बता देना है। पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाए तो अंकलेश्वर हो गया, खंबात हो गया, लुनेज वाला क्षेत्र हो गया, और अहमदाबाद करोल वाला क्षेत्र हो गया पश्चिमी। और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में क्या हो गया, बॉम्बे हाई हो गया, बसीन हो गया, साथ साथ आलिया बेट तेल क्षेत्र है वो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में आ जाता है। उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में आ जाता है कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी बेसिन, है ना। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये केजी बेसिन है यहाँ पर, और कावेरी बेसिन है यहाँ पर पाया जाता है तेल, ठीक है। उसके बाद में देखें कि भारत जो खनिज तेल मिलता है क्या होगा, काला काला सा भूरा भूरा सा प्राप्त होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा चिपचिपा पदार्थ, क्या उसको इस्तेमाल कर लेते हैं हम तो पेट्रोल और ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए उसको फिर रिफाइन करा जाता है, शोधन उसका किया जाता है। तो आप देख लेते हैं भारत में ऑयल रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पर हैं, है ना। तो ऑयल रिफाइनरीज है भारत में 22, आपको याद रखना है ये फैक्ट। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने हैं, तो फैक्ट्स याद रखना है। 22 ऑयल रिफाइनरीज भारत में हैं, उनमें से 17 तो सार्वजनिक हैं, 3 प्राइवेट हैं और 2 जो है ये जॉइंट वेंचर हैं। ये सारे फैक्ट याद रखने हैं आपको, 17 सार्वजनिक, 3 निजी क्षेत्र की और 2 जॉइंट वेंचर अपने यहाँ रिफाइनरीज पाई जाती है। अब देखिए ये 22 के 22 रिफाइनरीज में एक बार आपको बता देता हूँ, मैप में भी उधर दी हुई है और साथ में यहाँ पर भी है।
आसाम में है गुवाहाटी, बिहार में है बरौनी, गुजरात में कवाली बदौदा, पंजाब है पश्चिम बंगाल में हल्दिया, पश्चिम बंगाल में मथुरा, उत्तर प्रदेश का माफ़ कीजिएगा ये गलत हो गया, उत्तर प्रदेश में मथुरा है, पश्चिम बंगाल में दिग्बोई माफ़ कीजिए आसाम में है। थोड़ा गलती यहाँ पर हो गई है, आप ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर हो गई है ये टेबल बनाते हुए थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, कोई नहीं। तो आप देख लीजिएगा, ये बोंगंगाई गांव है, ये मुंबई है, विशाखापट्टनम, कोच्चि, मुंबई, इस प्रकार से करते करते अपने यहाँ 22 जो हैं वो हैं, है ना। ये सब तो है ही है। ये तमिलनाडु में मनाली है, तमिलनाडु में नागापट्टिनम है, हरियाणा में नुमालीगढ़ रिफाइनरी, देखिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी हरियाणा में नहीं है बिल्कुल भी, आसाम में है। कर्नाटक में मंगलोर रिफाइनरी है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में तब ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये टेबल गलत ही हो गई है पूरी। मध्य प्रदेश में जामनगर नहीं है, गुजरात में जामनगर है, और जामनगर जो है ये एक प्राइवेट है, आपको प्राइवेट 3 बताया था ना मैंने, उनमें से ये जामनगर वाली प्राइवेट है, ठीक है ना। ये जामनगर में एक और आरपीएल है, एक आरआईएल है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, और एक आरपीएल है, ये जो है ये निजी है। फिर अगर देखा जाए तो जामनगर में ओमान तेल कंपनी और की एक जॉइंट वेंचर है बीना, है ना। तो एक यहाँ पर भी है जॉइंट वेंचर, एक जॉइंट वेंचर है, देखिए बीना 2 बार लिख गया है यहाँ पर। एक ये आर्सेलर मित्तल समूह, ये भी यहाँ पर जॉइंट वेंचर है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। फिर है यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स आपको याद रखना है कि जो जामनगर का निजी तेल शोधन जो कारखाना है, यानी कि जो रिफाइनरी है, वो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी उद्योग है। एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है वो जो जामनगर का निजी क्षेत्र है। सबसे पहला जो रिफाइनरी अपने यहाँ स्थापित हुआ था 1901 में दिग्बोई में स्थापित हुआ था। फिर मथुरा और पानीपत के अलावा अधिकांश जो कारखाने अपने यहाँ तेल के जो उत्पादक क्षेत्र के नज़दीक स्थापित किए गए हैं, परंतु मथुरा और पानीपत जो है वो तेल शोधक कारखानों की स्थापना जो उसके तेल के जो स्रोत हैं उनसे दूर किया गया है, ताकि जो क्षेत्रीय असमानता है उसको दूर किया जा सके। आंध्र प्रदेश के तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में D6 ब्लॉक है, वहाँ पर प्राकृतिक गैस के एक विशाल भंडार हमें मिले हैं। वो खोजे किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ही खोजे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर गैस के लगभग 7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के भंडार पाए गए हैं, ठीक है ना। ये देखिए ऐसा फैक्ट यूपीएससी आजकल खूब पूछ रही है कि ये जो है निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा है, भारत का ये सबसे बड़ा, तो जामनगर भारत का ही नहीं है निजी क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा है। फिर देखा जाए तो प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े उपभोक्ता कौन है? विद्युत उत्पादन क्षेत्र, साथ ही साथ उर्वरक उद्योग जो है इसके सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। और प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये कुछ तथ्य हैं, ये आपको याद रख लेने हैं। छोटा सा लेक्चर है, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।